चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। संजय शर्मा, आज तक से हूं। मेरा सवाल, आयोग नया जरूर है, सवाल पुराना है, लेकिन सवाल उससे जुड़ा है क्योंकि आप भी आरपी एक्ट की दुहाई देते हैं और संविधान की। तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेडी ने यह कहा कि उन्होंने हलफनामा देकर उड़ीसा में मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायत आपसे की थी, तो उसमें अब तक क्या कार्रवाई हुई है वो अगर आप बता सकें तो सही होगा। और दूसरा, लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, एक तरफ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दूसरी तरफ मुकाबले में चुनाव आयोग की। क्या चुनाव आयोग रथ का टूटा पहिया लेकर कृष्ण की तरह आगे बताएं? हाँ, भाषा देखिए, भाषा अच्छी रहे तो अच्छा लगता है जी सर। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आज दिन भर नजरें 2 ही बड़ी खबरों पर टिकी रही। पहला यह कि वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने बिहार से कैसे शुरू की है, वह भी यात्रा काफी सफल दिखी। लेकिन दूसरी तरफ देश भर की नजर इस बात पर भी टिकी थी कि राहुल गांधी ने जितने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं उसका जवाब सीईसी ज्ञानेश कुमार कैसे देंगे। उन्होंने तय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। हमने वो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा। थोड़ी ही देर बोले, लेकिन उसके बाद सवालों के जवाब देना उन्होंने शुरू किया। लेकिन इस दौरान काफी तीखे सवाल भी आए, लेकिन ज्ञानेश कुमार का जवाब जरा डायलॉग से भरा हुआ, थोड़े तेवर वाले अंदाज, मोदी जी और अमित शाह वाले, वह सब कुछ वहां दिख रहे थे। लेकिन कई इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स की पत्रकार अनुभूति बिश्नोई ने सवाल पूछा, फिर चाहे मुकेश कुमार जी ने सवाल पूछा या फिर प्रांजय गुहा ठाकुरता जी ने सवाल पूछा, वो सब सवाल बेहद ही गंभीर और दिलचस्प थे जिसका जवाब सीधा नहीं आया, और यह सवाल आपको सुनना भी चाहिए। तो बिना समय गवाए एक एक करके सवालों पर पहले आते हैं। फिर जिस हिसाब से राहुल गांधी से यह माफी मांगने की मांग कर रहे हैं या कह रहे हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं, अरे डराने की कोशिश कोई कर भी नहीं रहा है। लेकिन चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अंदाज था, उनका जो बयान था, उस बयान में कहीं ना कहीं एक अहंकार झलकता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हालांकि आज तक के संजय शर्मा ने जब सवाल पूछा और उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया कि टूटे पहिए के रथ के टूटे पहिए वाली बात पर, तो उनको रोक दिया गया कि शब्दों का ख्याल रखें। खैर, आइए हम आते हैं, एक एक करके सवाल भी आपके सामने रखते हैं। और ज्ञानेश कुमार के जवाब को आपने सुने होंगे, लेकिन तीखे सवाल पहले सुनना बहुत जरूरी है। ये हम आपके सामने धीरे धीरे एक एक चीज दिखाना शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल जो इकोनॉमिक टाइम्स से अनुभूति बिश्नोई ने पूछा है, ये सुनिए। 266 इधर दीजिए। 266 Sir, Anubhuti Bishnoi from the Economic Times. So I'll repeat this question because you haven't replied to that one. 7.2 crore enumeration forms have come in. How many have come in without any of the 11 documents? I told her I'll reply. Yes. 81. Sir, second, sir, in 2004 when intensive revision was carried out, it's an EC order which clearly states that Arunachal and Maharashtra are being left out of intensive revision because polls are due, assembly polls are due within months.
But you have, the Election Commission this time has set aside that principle for Bihar. If you could explain that. Okay. Third, when you took over as CEC, you have identified political parties as a key stakeholder. And you've also held rounds of meetings and consultations with them. Do you think, given the kind of criticism SIR has drawn, maybe there should have been a wider consultation with political parties before embarking on such a massive exercise? सर, अब यहां जो अनुभूति बिश्नोई ने सवाल पूछे हैं, ये सवाल कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपने गौर किया क्या? सीईसी ज्ञानेश कुमार को जवाब देना चाहिए था कि एसआईआर जब बिहार में आप कर रहे हैं तो यहां देखिए कि चुनाव जिस हिसाब से सिर पर है और आप जिस तरीके से, जिस गति के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो तरीका क्या सही है? अरुणाचल प्रदेश की इन्होंने चर्चा की अनुभूति बिश्नोई ने कि वहां जब चुनाव ड्यू थे तो कहा गया कि एसआईआर नहीं कराएंगे, तो बिहार के लिए यह प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई? सीईसी ज्ञानेश कुमार का जवाब था कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर करते तो लोग सवाल करते, तो हमें 1 जुलाई फिर टाइम लगा, लेकिन ये काम आप पैरेलली कर सकते थे या बाद में कर सकते थे। ये अमित शाह के अंदाज में कहते हैं कि आप हमें बताएं कि चुनाव से पहले कराया जाना चाहिए या चुनाव के बाद कराया जाना चाहिए। ये एक अंदाज इनका समझ से परे था और इन्होंने ही, अनुभूति बिश्नोई जी जो इकोनॉमिक टाइम्स के पत्रकार हैं, इन्होंने ही खुलासा किया था कि जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने एक अफवाह उड़ाया था या उनके अधिकारियों ने कहा था कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि बांग्लादेशी या नेपाली वोटर्स पाए गए हैं, जबकि उनके पिछले किसी रिवीजन में ऐसा कुछ नहीं पाया गया था। इन्होंने खुद ऑफिशियली अनाउंस किया था, अब ये खुद अपनी बातों से मुकर रहे हैं। खैर, अब आते हैं अगले सवाल पर। जरा समझिए कि ये सवाल क्या है और कैसे घेरने की कोशिश चुनाव आयोग को हुई, लेकिन चुनाव आयोग बचने की कोशिश हमेशा करता है। ये सवाल सुनिए। Please, I'll come to you, no problem. Hi, sir. Vrinda from Hindustan Times. हाँ, yes. So, first question is that initially when the draft electoral rolls were uploaded on the website, these were machine readable and searchable as well. The size was smaller, the pictures were clearer. But soon after Rahul Gandhi's press conference, the rolls were updated and they were changed into non-machine readable, non-searchable, low quality pictures. So was that because a lot of searches were being conducted in these rolls? And secondly, why is the dual epic ID issue there in Bihar? Despite the commission saying back in May that, we have resolved it across the country. 76. अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर हिंदुस्तान टाइम्स से जो सवाल पूछा गया, इसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने जब एक बार अपना डेटा अपलोड कर दिया था वेबसाइट पर, जो लिस्ट आया था, उसे हटाकर फिर स्कैन्ड इमेज वाली बहुत बड़ी फाइल, जिप्ड फाइल जो भी 3.5-4 GB की है, वो क्यों अपलोड कर दी गई? क्यों ये नॉन मशीन रीडेबल डेटा उसे बना दिया गया, जबकि वहां लोग कंट्रोल F के जरिए सर्च करके पता लगा पा रहे थे? क्या यह राहुल गांधी के ऐसे आरोपों के बाद यह निर्णय लिया गया? तो सीईसी ज्ञानेश कुमार ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि उन्हें ये चेंज क्यों करना पड़ा, लेकिन वो बताने लगे कि मशीन रीडेबल डेटा क्या होता है और सर्चेबल डेटा क्या होता है। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा तो सुना ही होगा, क्योंकि हम सारी बातों को सुनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सवाल आपके सामने रखना चाहते हैं। तो सीईसी ज्ञानेश कुमार यहां भी बचते हुए नजर आए। अब आते हैं अगले सवाल पर, ध्यान से सुनते जाइएगा, एक के बाद एक हम आपको गंभीर सवाल सुना रहे हैं जो पत्रकारों ने पूछे हैं और जरूरी भी थे। ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कि आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका यह भी कहना है, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा है क्यों उन्हीं से शपथ पत्र सिर्फ मांगा जा रहा है, दूसरे लोग, दूसरी पार्टी के लोग जो सवाल कर रहे हैं उनसे क्यों नहीं? अब यहां गौर कीजिएगा, जो हलफनामे की बात होती है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट भी था। राहुल गांधी ने रैली में कहा भी कि यहां
अनुराग ठाकुर या बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वही बात कहते हैं तो उनसे कोई हलफनामा नहीं मांगा जाता है, लेकिन विपक्ष की बातों का फैक्ट चेक होता है, उन्हें एफिडेविट देने को कहा जाता है। और यह चर्चा का विषय है भी, पूछेंगे लोग, सवाल तो करेंगे ही। इस वजह से ये मैं सुना भी देना चाहता हूं, ये देखिए आप। न तो कोई पक्ष है, सब समकक्ष हैं। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। चुनाव आयोग, अब चुनाव आयोग के इस रवैये पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये अब काफी गंभीर सवाल हो जाता है। चुनाव आयोग ने यहां भी क्लियर नहीं बताया कि अनुराग ठाकुर पर आपने क्या किया है। बिहार एसआईआर लिस्ट का मसला उसी तरीके से बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऑर्डर्स आए हैं, जिस ऑर्डर्स पर उन्हें जवाब देना है वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ ट्यूनिंग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि मशीन रीडेबल डेटा हम नहीं देना चाहिए, नहीं तो प्राइवेसी का उल्लंघन होगा। इन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए कि देखिए किसी वोटर की तस्वीर वायरल कर दी गई, हम मशीन रीडेबल डेटा देंगे तो ये डेटा गड़बड़ कर देंगे। आप मशीन रीडेबल डेटा की कॉपी देंगे या मशीन उठाकर दे देंगे? अगर कॉपी देंगे तो अगर कोई मिसमैच होगा तो आपके डेटा को ऑथेंटिक माना जाएगा, या तो सीधी सी बात है। तो चुनाव आयोग का यह तर्क भी समझ से परे था। अब आइए अगले सवाल पर, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। जो पिछला सवाल पूछा गया TV9 भारतवर्ष के पत्रकार के द्वारा पूछा गया था, अब यहां सुनिए कि यह सवाल क्या है। सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। सर, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन ने सेंट्रल बेंगलुरु की कॉन्स्टिट्यूंसी की तहकीकात की और ढेर सारे आरोप लगाए। उनका कहना था कि फेक सस्पिशियस वोटर बन रहे हैं, मैनिपुलेटेड हैं, मास एडिशन हुए हैं। इसके 2-3 दिन बाद ही बीजेपी के पावरफुल लीडर अनुराग ठाकुर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि उनके पास कंक्रीट प्रूफ हैं, कि कंक्रीट प्रूफ है इस बात के कि लैक्स ऑफ सस्पिशियल वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एड्रेसेस, एज मैनिपुलेशन, मास एडिशन हैव बीन फाउंड इन वायनाड, रायबरेली एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देश की 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि फेक वोटर्स, बोगस वोटर्स, मैनिपुलेशन ऑफ एज, डुप्लीकेट वोटर्स ये मौजूद हैं। तो आप कितना सहमत हैं और इन आरोपों के आप क्या जांच कोई कराएंगे? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पूछा गया है कि भाई जब बीजेपी भी कह रही है तब भी आप इसमें कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद देखिए जो बहुत ही तड़कता भड़कता सवाल पूछा गया वो प्रंजय गुहा ठाकुरता जी का था, वो मैं आपको यहाँ पर सुना देना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्री ज्ञानेश कुमार, मेरा नाम परंजॉय गुहा ठाकुरता है, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुरता। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे हैं बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे, क्यों? बहुत ही गंभीर सवाल प्रंजय गुहा जी ने पूछा कि आपके बदले बीजेपी क्यों जवाब दे रही थी, देवेंद्र फडणवीस क्यों बोल रहे थे। और इनके एक सवाल का जवाब मिला कि जब बिहार में बाढ़ और बारिश का समय है, हड़बड़ी में आपको क्यों करना है। तो ये कह रहे हैं कि 2003 में भी जब हुआ था तो ऐसे ही हुआ था, इसलिए हम ऐसे ही कर देंगे। तो यह कोई जवाब नहीं हुआ। अब इसके बाद आइए, मैंने कहा कि सवाल पत्रकारों ने काफी अच्छे पूछे, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब उतना ठोस कभी लगा ही नहीं। अब ये सुनिए आप। मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस बात का ग्रेडिंग कैसे की जाएगी कि जो अभी आपने उदाहरण देके बताया कि ईपीआईसी में एक आदमी नाम डुप्लीकेट करेगा, जब तक आपके पास कोई यूनिक फीचर नहीं होगा, जैसे आधार के मामले में बायोमेट्रिक्स एक यूनिक फीचर का काम करता है हर इंडिविजुअल के लिए ना, उसी तरीके से अगर आप ईपीआईसी से इसको नहीं जोड़ेंगे तो ये संभव ही नहीं है कि आप कभी जिंदगी में डुप्लीकेसी को चेक कर पाए।
चाहे कितने एफर्ट्स कर ले, यहां आपको टेक्नोलॉजी की ही मदद लेनी पड़ेगी, मैनुअली ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये भी है कि जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी डुप्लीकेसी को चेक करने की, वही डुप्लीकेसी हमारे सामने जब वोटर लिस्ट में सामने आती है तो एक नया बखेड़ा खड़ा होता है। आप चुनाव आयोग के सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी चीज की शिकायत की जा रही है तो क्या चुनाव आयोग सबसे पहले शिकायत की जांच करने पे जोर देगा या शिकायतकर्ता कौन है उसकी जो है वो कलई खोलने पे जोर देगा। ये एक ऐसी सवाल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन पे इस तरह का दाग भी लगना अपने आप में शर्मनाक है। यानी अगर उससे आप हमें बचाइए, इस देश को तो बचाइए, इस डेमोक्रेसी को बचाइए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। 247 ये काफी गंभीर सवाल पूछ गए कि आप पर दाग है तो आप एफिडेविट मांग रहे हो, आप अपने आप को साफ रखेंगे तभी तो लोकतंत्र साफ रहेगा। ये कहते हैं कि हम यूं ही किसी को जवाब नहीं दे देंगे, जबकि कई लोगों ने यही पत्रकारों के ग्रुप में सवाल पूछा गया कि उड़ीसा में बीजेडी ने आपको एफिडेविट में दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अखिलेश यादव ने 18,000 वोट के बारे में आपको एफिडेविट में दिया, आपने जवाब नहीं दिया। तो इस पर उन्होंने कहा कि किसी ने एफिडेविट में हमें नहीं दिया है, हम जवाब देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ये सवाल गंभीर हो जाता है। क्या अगला सवाल सुन लीजिए। just one. I'll come back to you. No problem. Damini Nath from the Indian Express. Sir, 7.24 crore electors forms were received as of 1st August. So how many of these submitted documents along with that? And now that 15 days are over, how many more documents have been made for these electors? And the other question I have is regarding, recommended by BLO and not recommended. What is the basis on which BLO will recommend or not recommend if the documents have not been submitted? 39. यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट है जो इंडियन एक्सप्रेस से आया कि जब डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं हुए तो रिकमेंडेड और नॉट रिकमेंडेड का सवाल ही कहां से आ गया? आपने किस बेसिस पर तय कर लिया? इन्होंने कहा एन्यूमरेशन फॉर्म हमें जो मिला, जो नहीं मिला उसमें कई को इन्होंने शिफ्टेड मान लिया, कईयों को इन्होंने मृत मान लिया। यह कोई पैमाना तो नहीं हो सकता है। यह भी एक गंभीर सवाल यहां पर देखने को मिला है। अगला सवाल सुनिए। गुड आफ्टरनून सर, मनोहर केसरी, न्यूज एक्स और इंडिया न्यूज से। सर चुनाव आयोग लगातार क्लेरिफाई कर रहा है और कह रहे हैं सारे डाटा जो है सो मिसलीड करने वाले हैं, लेकिन आज भी राहुल गांधी ने इस बात को कहा है कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाता जोड़ा गया, वोटों का हेराफेरी लगातार किया जा रहा है। तो क्या इससे चुनाव आयोग की छवि धूमिल नहीं हो रही है? अगर धूमिल हो रही है तो आप लोग लीगल एक्शन उनके खिलाफ क्यों नहीं ले रहे हैं? दूसरा, लगातार वोटर का जो है सो ट्रस्ट चुनाव आयोग पर इससे कम हो रहा है, तो ट्रस्ट बढ़ाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये भी सवाल था। ये कह रहे हैं कि एक्शन हम नहीं लेंगे, माफी मांगने को उनको कहेंगे। ऐसे ऐसे बातें यहां पर सुनने को मिली है। चुनाव आयोग को भी जरा सुन लेना चाहिए। अब ये सवाल यहां पर आता है तो जवाब सुनिए। शिकायत के ऊपर जांच क्यों नहीं होती? इस सवाल का जवाब भी देना बनता है। अगर मीडिया में किसी एक व्यक्ति के बारे में शिकायत आ जाए तो चुनाव आयोग कहता है कि नियम में तो नहीं है लेकिन कर लेनी चाहिए। वो सीईओ को बोलता है, या सीईओ कई बार चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं, डीएम स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और जांच कर लेते हैं। लेकिन अगर आरोप 1.5 लाख मतदाताओं का हो तो क्या बिना किसी सबूत के, बिना किसी हलफनामे के 1.5 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी कर दिया जाए? क्या यह न्याय संगत होगा? कानून में न प्रावधान है, न कोई शपथ पत्र है, न कोई एविडेंस है, न कोई सबूत है, तो क्या 1.5 लाख नोटिस जारी करके उन मतदाताओं को एसडीएम के दफ्तर में बुलाया जाए और यह कहा जाए कि आप फर्जी हैं? क्या मतदाता चुनाव आयोग से यह नहीं पूछेगा कि आपके पास क्या सबूत है? ज्ञानेश कुमार जी, इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप इतना डरते हैं, सबसे पहले तो आपके ही अधिकारी बीएलओ या फिर जो ईआरओ हैं या सीईओ हैं, वोटर लिस्ट बनाते समय इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? दूसरी बात, आप नोटिस की बात करते हैं तो फिर किस आधार पर आपने 2 एपिक कार्ड के लिए तेजस्वी यादव को
नोटिस जारी किया, इसका जवाब कौन देगा? ये तो कहने की बातें हो गई कि आप कह देते हैं कि हम कैसे जनता को इस तरीके से नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन सवाल वही के वही अभी भी लटके पड़े हैं। जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और राहुल गांधी ने अपनी रैली के जरिए यह साबित किया है कि जनता उनसे कनेक्ट होकर चुनाव आयोग पर अब सवाल खड़े कर रही है। क्या चुनाव जीतने के लिए वाकई में इस तरीके की वोटों की चोरी हुई है? चुनाव आयोग इससे बहुत चिढ़ता है कि हमें वोट चोरी का इल्जाम मत दीजिए, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और राहुल गांधी से माफी मंगवाएंगे। लेकिन जितने इंपॉर्टेंट सवाल थे उसका जवाब भी उन्होंने ठीक से नहीं दिया है। तो देखिए अब आगे विपक्ष क्या रास्ता अपनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।